गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ाया था, ये वर्ब इसके बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब गैर परिमित क्रियाएं होती हैं, यानी द वर्ब विच अनकंट्रोल्ड बाई नंबर्स एंड टेंस। वे क्रियाएं जो वचन और टेंस के द्वारा अनियंत्रित होती हैं, या ऐसी क्रियाएं जो नंबर और वचन के द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं: पार्टिसिपल, जीरन, इनफिनिटिव। जो पार्टिसिपल होते हैं ये हमारे एक तरह से एडजेक्टिव माने जाते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एम बी फर्स्ट आईएनजी होता है, पास्ट पार्टिसिपल एम बी थर्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल हैवन प्लस एम बी थर्ड होता है। जीरन एम बी फर्स्ट आईएनजी होता है जो नाउन का फंक्शन करता है। इनफिनिटिव होता है 2 प्रकार के होते हैं: टू इनफिनिटिव होता है जिसको 2 प्लस एम बी फर्स्ट आता है, और जो बियर इनफिनिटिव होता है वो एम बी फर्स्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है जो किसी नंबर्स या वचन तथा टेंस से नियंत्रित नहीं होती है, इनका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो किसी टेंस और किसी नंबर आदि के द्वारा परिवर्तित नहीं होती हैं। तो विद्यार्थियों, हम इन क्रियाओं के बारे में जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रहे हैं, हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देखेंगे पार्टिसिपल के बारे में। देखिए विद्यार्थी, जो नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उसमें पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। और पार्टिसिपल द वर्ड्स दैट पार्टेक एडवर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स। यानी वे शब्द जो क्रिया विशेषण के साथ साथ एक विशेषण का कार्य करते हैं या विशेषण का फंक्शन करते हैं, वे हमारे पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, जो पार्टिसिपल होते हैं ये हमने अभी आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये होता है एम बी फर्स्ट प्लस आई एन। ये फंक्शंस एज वर्ब। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक क्रिया का फंक्शन करता है। हिंदी में अगर हम इसको अर्थ के रूप में लेंगे तो इसका अर्थ होता है करके या हुए। इसका प्रयोग अगर हम करेंगे तो हम आपको बताते हैं देयर शुड बी 0 टाइम गैप बिटवीन 2 एक्शंस। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एम बी फर्स्ट आईएनजी होता है। ये फंक्शन एज वर्ब क्रिया का कार्य करता है। इसका जब हम हिंदी अर्थ करेंगे तो करके या हुए होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? देयर शुड बी 0 टाइम गैप
बिटवीन टू एक्शंस, यानी जब दो क्रियाओं के मध्य समय अंतराल न के बराबर हो या दो क्रियाओं के मध्य समय का अंतर बिल्कुल नहीं हो, दोनों क्रिया साथ साथ हो रही हो, ऐसी स्थिति में हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। हम इसको देखेंगे जैसे seeing a lion, I got frightened। तो विद्यार्थियों, जैसे seeing a lion, I got frightened, मैं एक शेर को देखकर डर गया। यहाँ पे जो सीइंग है ये वर्ब का फंक्शन कर रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी स्थिति अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट से पहले अगर एमी फर्स्ट आईएनजी दिया हो, ये हमेशा जो एमी फर्स्ट आईएनजी होगा वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, आई फेल्ट पेन। तो विद्यार्थियों, जैसे कि पेड़ से गिरकर मैंने दर्द महसूस किया, तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं, ये दोनों क्रियाएं जो हमारी हैं, ये दर्शा रही हैं कि कार्य गिरना और दर्द महसूस करना दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो ऐसी क्रियाएं हमारी क्या हो जाएंगी, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक बता दूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एमबी फर्स्ट आईएनजी होता है, ये वर्ब का कार्य करता है, क्रिया का कार्य करता है। हमारी जो वर्ब होती है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब होगी। इस क्रिया के साथ, इस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका हिंदी अर्थ करके या हुए होता है। इसका अर्थ जब करते हैं देयर शुड बी जीरो टाइम गैप बिटवीन टू एक्शंस, यानी जब दो क्रियाएं साथ साथ होती हैं, दोनों क्रियाओं के मध्य में न के बराबर समय अंतराल होता है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे सीइंग अ लायन, एक शेर को देखकर आई गॉट फ्राइटन, में डर गया। नेक्स्ट, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिरकर आई फेल्ट पेन, मैंने दर्द महसूस किया। तो दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अंडरस्टैंड विद्यार्थियों? जैसा कि हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, जैसा कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में देखा, हम नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये एमबी थर्ड होता है। इसका जब हिंदी में अर्थ करेंगे तो हुआ या हुई, इस तरीके से आता है। ये हमेशा किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको प्योर एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब कहीं पे भी थर्ड फॉर्म आपको मिलती है तो वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, आई फाउंड लॉस्ट बुक। जैसे मैंने खोई हुई पुस्तक पाई, तो ये जो थर्ड फॉर्म है ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, नाउन यानी बुक से पहले दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। और हम इसको अगर देखें तो इसको वर्बल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नाउन से पहले वर्ब के रूप में दिया हुआ है। तो जब भी हमें पास्ट पार्टिसिपल अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझना होगा कि अगर एमबी थर्ड कहीं पे भी नाउन से पहले आता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा। इसका अर्थ होगा हुआ और हुई।
यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या है, एम बी थर्ड है। हिंदी में अर्थ करेंगे तो हुआ या हुई होगा। जैसे आई फाउंड लॉस्ट बुक, मैंने एक खोई हुई पुस्तक पाई, तो इसमें जो लॉस्ट दिया हुआ है विदाउट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। और नेक्स्ट चीज इसमें ये है कि इसका जब प्रयोग करते हैं तो दोनों कार्य हमेशा अलग अलग समय पर होते हैं। यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जब किया जाएगा जब दोनों कार्य अलग अलग समय पर होंगे। तो विद्यार्थियों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये होता है हमारा हैविंग प्लस एम बी थर्ड। इसका प्रयोग करेंगे जो फर्स्ट एक्शन फिनिशेस एंड सेकंड एक्शन स्टार्ट्स। यानी जब पहला कार्य समाप्त होता है और दूसरा कार्य शुरू होता है, ऐसी स्थिति में अगर दोनों सेंटेंस इस स्थिति में होते हैं तो हम उसको सेंटेंसों को परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों हैविंग प्लस एम बी थर्ड अगर दिया होगा विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। पहला कार्य समाप्त हो तथा दूसरा कार्य शुरू हो, इस स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे हैविंग स्टडीड आई वेंट टू प्ले। तो विद्यार्थियों जैसे अध्ययन करके मैं खेलने गया, तो यहाँ पर जो हैविंग स्टडीड दिया हुआ है तो हैविंग स्टडीड हमारा क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। तो विद्यार्थियों आपको पुनः बता दूं, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस एम बी थर्ड होता है, ये ध्यान रखने की चीज है। इसमें फर्स्ट एक्शन फिनिशेस एंड सेकंड एक्शन स्टार्ट्स, जब पहला कार्य शुरू होता है और दूसरा कार्य समाप्त होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जब हम इसका अगर हिंदी अर्थ करें तो करके, मुख्यतः करके अर्थात यानी कार्य की समाप्ति का भाव होता है। जैसे हैविंग स्टडीड अध्ययन करके आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया, तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। विद्यार्थियों जैसा कि हमने अभी पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा, हमने प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट तीनों पार्टिसिपल बताए। नेक्स्ट पार्ट हमारा जीरन। जीरन जो होता है वो जिसे क्रियावाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी वर्ड दैट पार्टेक्स अ नाउन एंड अ वर्ब इज कॉल्ड जीरन। यानी वह शब्द जो एक संज्ञा तथा एक क्रिया का कार्य करता है वह क्रियावाचक संज्ञा कहलाती है। जैसा कि विद्यार्थी हम देखेंगे जो जीरन होता है ये हमारा होता है एम बी फर्स्ट आई एन जी। ये नाउन का फंक्शन करता है, फंक्शंस एज नाउन। यानी जब भी एम बी फर्स्ट आई एन जी होगा और नाउन का फंक्शन करता है वो हमारा जीरन होता है। ये प्रयोग कैसे किया जाता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी इसके साथ में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। जब हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो नानीने के अर्थ में आता है। इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो नानीने के अर्थ में आता है, और इसका हम जो प्रयोग है वो भिन्न अवस्थाओं के द्वारा करते हैं। जैसे पहली स्थिति इसमें होती है एम बी फर्स्ट आई एन जी बिफोर इज आर एम वॉज वर्ब। अगर एम बी फर्स्ट आई एन जी इज आर एम
या वॉज वर से पहले दी हो तो वो हमारा जीरंड होगा, बिकॉज इजारा बाजवर वर्ब होती है, वर्ब से पहले हमेशा यह नाउन आता है। जब एमबी फर्स्ट आईएनजी नाउन का फंक्शन करता है तो वो जीरंड हो जाता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जैसे तैरना एक अच्छा अभ्यास है। तो इसकी जो पहली स्थिति होगी, जो इजार बाजवर से पहले कभी भी एमबी फर्स्ट आईएनजी दिया होगा तो ये इसको वर्ब माना जाएगा, ये वर्ब होती है। तो इससे पहले अगर एमबी फर्स्ट आईएनजी आ रहा है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा जीरंड। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट है दूसरी कंडीशन जो हम देखेंगे होता है प्रीपोजिशन प्लस एमबी फर्स्ट आईएनजी। अगर प्रीपोजिशन से अगर प्रीपोजिशन के बाद एमबी फर्स्ट आईएनजी आ रहा हो तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता है, और इन दिस कंडीशन ये नाउन का फंक्शन करता है। नाउन का फंक्शन करता है तो जीरंड होता है। तो विद्यार्थियों, जैसे स्टडी विदाउट मेकिंग अ नॉइज, जैसे बिना शोर मचाए हुए अध्ययन करो, तो यहाँ पे जो विदाउट दिया हुआ है ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो एमबी फर्स्ट आईएनजी आ रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड जीरंड। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जैसे ए एन डी, अगर ए एन डी के बाद में एमबी फर्स्ट आईएनजी आता है तो ये हमेशा ए एन डी के बाद हमेशा नाउन आता है, ये नाउन का फंक्शन करता है। तो इन दिस कंडीशन ये हमारा जीरंड कहलाएगा। जैसे दिस इज माई राइटिंग बुक, जैसे ये मेरी एक लिखित पुस्तक है, तो ये हमारा अगर कभी भी पजेसिव के बाद में एमबी फर्स्ट आईएनजी आ जाए सपोज, तो हम वो हमारा क्या होगा? जीरंड होगा। नेक्स्ट है हम देखेंगे कि इसके 4 कंडीशन है। अगर इजारा से पहले एमबी फर्स्ट आईएनजी दिया हो तो हम उसको जीरंड मानेंगे। दूसरा है अगर प्रीपोजिशन के बाद एमबी फर्स्ट आईएनजी हो तो जीरंड होता है। तीसरा है अगर आर्टिकल के बाद एमबी फर्स्ट आईएनजी हो तो वो हमारा जीरंड कहला जाएगा। और नेक्स्ट होता है हमारा पजेसिव वर्ड्स, अगर पजेसिव वर्ड के बाद भी कभी भी एमबी फर्स्ट आईएनजी जाए तो वो भी जीरंड माना जाता है। तो विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस वर्ब का इन्फिनेटिव। इसको कहते हैं क्रिया का साधारण रूप। तो अ वर्ब विच पार्टेक्स अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। विद्यार्थियों, एक क्रिया जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण का कार्य करती है वह हमारा क्रिया का साधारण रूप कहलाता है या इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव जो है ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टू इन्फिनेटिव, जिसे एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। जो टू इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस एमबी फर्स्ट, इसको टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। जो बेयर इन्फिनेटिव होता है जो एमबी फर्स्ट होता है इसे बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। जो टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। जैसे इनका जब भी हम अर्थ लेते हैं तो इनका भी अर्थ नानीन्य के रूप में आता है। जैसे टू रीड
इज अ गुड हैबिट। जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो यहाँ पे टू रीड आएगा पढ़ना, ठीक है। ये वर्ब से पहले आता है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट की यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से 2 + MB फर्स्ट कहीं पे भी मिल जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। ये क्या शो करता है, ये हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, शोज पर्पस, ये हमेशा उद्देश्य बताता है, उद्देश्य बताता है। जैसे आई गो टू रीड टू स्कूल, जब मैं स्कूल पढ़ने जाता हूं तो स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है, टू रीड। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इन्फिनेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक टू इन्फिनेटिव होता है, एक बियर इन्फिनेटिव होता है। टू इन्फिनेटिव जो होता है वो 2 + MB फर्स्ट होता है, जिसका अर्थ करने पर नानी नहीं आता है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जैसे टू रीड इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव माना जाएगा। जैसे आई गो टू रीड टू स्कूल, मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, जाने का उद्देश्य भी हमारा क्या है, पढ़ना, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, हमारा जो बियर इन्फिनेटिव होता है ये MB फर्स्ट होता है। ज्यादातर ये मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल के साथ में यूज होता है। जैसे आई कैन लर्न इट, जैसे मैं सीख सकता हूँ या मैं ये याद कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जो लर्न है ये हमारा एक तरह से बियर इन्फिनेटिव का काम करेगा। तो लाइक दिस, ये हमने जो भी पढ़ा, वर्ब के बारे में जो भी पढ़ा है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिले। और कोई भी आपको कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में बोल के आप उसको बता सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा वर्ब आज कंप्लीट है। इस वर्ब को क्रमानुसार नियमित रूप से आप इसको पढ़ेंगे तो ये एक तरह से इंग्लिश का बेस है। अगर आप इसको पढ़ के आगे इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।